नमस्कार दोस्तों। मध्यकाल में व्यापार की दशा विषय पर हम कई लेक्चरों में चर्चा कर रहे थे। आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मध्यकाल के अंतर्गत मुगल काल में व्यापार एवं वाणिज्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, मुगल काल में बड़े पैमाने पर किसी उद्योग का विकास नहीं हुआ था। अधिकांश उद्योग स्थानीय रूप में थे, जो पिता से पुत्र को कई पीढ़ियों तक हस्तांतरित किए जाते रहे थे। इस समय देश के कई शहर तथा क्षेत्र अपने विशिष्ट और श्रेष्ठ उत्पादों के लिए मशहूर हो गए थे। इसके अतिरिक्त कई शाही कारखाने भी थे, जो पारस देश के ढंग के अनुसार दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा स्थापित किए गए थे। इन कारखानों में शाही तथा दरबारी लोगों की जरूरत की चीजें बनाई जाती थी। उस समय जो उद्योग महत्वपूर्ण थे, उनमें से मुख्य निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, सूती वस्त्र उद्योग। यह उस समय का सबसे बड़ा उद्योग था। मुख्य केंद्रों में बंगाल, गुजरात, मालवा, बनारस, उड़ीसा थे। सूरत, काम्बे, पटना, बुहारनपुर, दिल्ली, आगरा, लाहौर, मुल्तान आदि शहर भी विशेष प्रकार के कपड़े के लिए मशहूर थे। दूसरा उद्योग, ढाका की मलमल। ढाका की मलमल इस समय सारे संसार में अपनी बारीकी के लिए मशहूर हो चुकी थी। विदेशी इसकी श्रेष्ठता देखकर इसे वस्तु की छाया कहते थे, जिसे एक अंगूठे के बीच में से निकाला जा सकता था। सोनार गांव में अति उत्तम मलमल तैयार होती थी। जहांगीर के समय 1 गज चौड़ा तथा 15 गज लंबे मलमल का वजन मात्र 900 ग्रेन था, जिसकी कीमत 40 पाउंड थी। गंगाजल एक दूसरे प्रकार के उत्तम कपड़े का नाम था, जो बकावाद रायसाई के निकट तैयार होता था। उत्तम प्रकार के मलमल के कपड़ों के नाम थे, जैसे मलमल खास, ये बादशाहों के लिए, सरकार आली नवाबों के निमित्त, और इस तरह से अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग थी। बुहारनपुर तथा मछली पट्टम में छींट के बाजार थे। दिल्ली में छींट व रजाई तैयार होती थी। कालीकट के सिरोज के कपड़े इतने बारीक थे कि उसे पहन लेने पर आदमी नंगा नजर आता था। नेक्स्ट उद्योग है रेशम उद्योग। कासिम बाजार, मालदा, मुर्शिदाबाद, पटना, कश्मीर और बनारस में रेशम उद्योग के मुख्य केंद्र थे। रेशम से दरियां, कपड़े, चटाइयाँ बनती थी। गुजरात भी कमखाब, बदला कुर्ता, कशीदाकारी के लिए मशहूर था। दक्षिण में कोयम्बटूर के समीप रेशम उत्पादन का एक बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट, ऊन उद्योग। काबुल, कश्मीर तथा पश्चिम राजस्थान में ऊन तैयार करने के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। कश्मीर के शास्त्र बहुत मुलायम और गर्म होते थे। अकबर सबसे बढ़िया सालों को पारनार्म कहता था। 1783 में उत्तम प्रकार के काश्मीरी शाल का मूल्य लगभग 40 रुपये था। शाल बनाने के अन्य केंद्र लाहौर, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी प्रमुख थे।
रंगाई व कैलिको छपाई। उस समय रंगाई एवं कैलिको 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 कोरा कपड़ा पर छपाई के लिए भारतीय वस्त्र प्रसिद्ध थे। देश में नील का उत्पादन बहुतायत मात्रा में होता था। दिल्ली वागनू की रंगाई के लिए प्रसिद्ध था, जबकि अन्य रंगाई व छपाई केंद्रों के लिए आगरा, लखनऊ, फरुखाबाद, मछलीपट्टनम, ढाका और कासिम बाजार प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट उद्योग था उस समय लोहा तथा इस्पात। भारतीय धातु कार्मिक लोहा, पीतल, चांदी, जस्ता, अब्रक आदि के उपयोग से भली भांति परिचित थे। दरिया, तलवारें, हथियार, बर्छों के बनाने में लोहे का उपयोग होता था। इससे जलयान तथा किश्तियां भी बनाई जाती थी। मुगल काल में ग्वालियर, कुमायूं, बीन महल तथा अजमेर में लोहे की खानें थी। लोहे से बंदूकों, तोप, कवच तथा हथियार बनते थे। दिल्ली में लोहे की लाट तथा देश के विभिन्न मंदिरों में लोहे के सातीरों के प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि उस समय भारत में लोगों का उन्नत किस्म की लोहे धातु तकनीक का ज्ञान था। दरिया बनाने की विधि के बारे में बताया जाता है कि उस समय पटुआ, पौधे के तंतुओं, लकड़ी के कोयलों, लोहे की खरल में पीसी हुई घोड़े की लीद, धान की जलाई गई भूसी में मिश्रित मिट्टी तथा मोर्चा लगे लोहे जैसे विभिन्न तत्वों को मिलाने का पूर्ण ज्ञान था। सोना चांदी। बनारस, दिल्ली, गुजरात, आगरा आदि सुंदर जड़ाऊ आभूषणों, बर्तनों व उन पर सुंदर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर तथा जहांगीर के समय यह कला चरम शिखर पर थी। 1398 में तैमूर तो यहाँ के कारीगरों की कला से इतना प्रभावित हुआ कि वह उन्हें अपनी राजधानी समरकंद की शोभा बढ़ाने के लिए ले गया। बादशाह, राजा तथा अमीर लोग कई प्रकार के आभूषण पहना करते थे, जिन्हें सुनार बड़ी गुण निपुणता व कौशल से तैयार करते थे। दक्षिण के मंदिरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जवाहरात उपयोग में लाए जाते थे। बर्तनों पर सोने व चांदी के सुंदर जड़ाऊ कार्य के लिए प्रसिद्ध था। इसमें पानदान, अबखोज, रकाबी, छोटे व बड़े प्याले, हुक्के, मोमबत्तीदान आदि सम्मिलित थे। तांबे के सिक्कों का व्यापक रूप से प्रयोग था। बनारस तांबे व पीतल तथा दिल्ली व लखनऊ तांबे के सामान के व्यापारिक केंद्र थे। तांबा मुख्यतः बिहार के सिंह भूमि, अलवर राज्य के कुमाऊं तथा बेरार, राजस्थान में चैनपुर, सिंगाड़ा, उदयपुर, कोटपुतली तथा पपाई में भी पाया जाता था। नेक्स्ट उद्योग है सीसा उद्योग। कोल्हापुर, सतारा, सोलापुर, गोरखपुर, अहमदनगर आदि सीसा उद्योग के प्रसिद्ध केंद्र थे। इसमें मीनाकारी की गई बोतलें, तस्तरियाँ, ढक्कन, पीकदान, गुलदस्ते, दर्पण, ऐनक आदि बनते थे। भारत से निर्मित शीशों की अमीरों व सम्राटों में अधिक मांग थी। इसके अन्य केंद्रों में आगरा, बिहार, गुजरात, चित्तौड़, बालाघाट आदि प्रमुख केंद्र थे। जहाज का निर्माण। इस समय केवल बंगाल में ही 40,000 से लेकर 50,000 नावें चलती थी। 300 से 400 तक समुद्री जहाज केबे और गोवा के बीच चलते थे। इस उद्योग के केंद्रों में सूरत, श्रीनगर, लाहौर, आगरा, ढाका, चटगांव मुख्य केंद्र थे, जहाँ नाव, जहाज, पालकी, रथ आदि वस्तुएं बनाई जाती थी। कई जहाज़ों का वजन तो 1000 टन से 1500 टन तक था। भारतीय जहाज सस्ते व टिकाऊ होते थे। इनकी लागत
30 रुपये प्रति टन होती थी, जो ब्रिटेन की तुलना में आधी ही थी। कागज उद्योग। यद्यपि कागज उद्योग सुविकसित नहीं था, फिर भी वृक्ष की छाल आदि से कागज बनता था। इसके मुख्य केंद्र पटना, दिल्ली, अवध, अहमदाबाद, गया, सियालकोट प्रमुख थे, परंतु कागज प्रचुर मात्रा में न बनने से यूरोप तथा चीन से आयात होता था। चमड़ा उद्योग। चमड़े से घोड़ों की काठी, लगाम, जूते, मशक आदि बनती थी। बंगाल, दिल्ली, गुजरात, असम इस उद्योग की वस्तुओं के प्रमुख केंद्र थे। और अन्य उद्योग। मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि भी बनते थे। मिट्टी के बर्तनों में जयपुर, ग्वालियर, अयोध्या, बनारस, कश्मीर, लखनऊ, दिल्ली प्रमुख थे। खिलौने तथा गुड़िया मैसूर, विजयनगर में बनते थे। अब बात करते हैं हम आंतरिक व्यापार की। प्रत्येक गांव में छोटा बाजार होता था। समय समय के मेलों में पर्याप्त व्यापारी आते थे। फेरी लगाकर बेचने वाले भी व्यापारी पर्याप्त रूप में थे। इसके अतिरिक्त राजपूताने के प्रसिद्ध बंजारे थे, जो अनाज, चीनी, नमक, मक्खन आदि वस्तुएं बैलों पर लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचते थे। कई बार ये काफिले 40,000 बैलों के हो जाते थे। मुल्तान, लाहौर, दिल्ली के स्थापित बड़े बाजारों में भी ये व्यापार करते थे। व्यापारियों का काफिलों का या कारवां में जाना बड़ा सुरक्षित था। व्यापार व्यापार जल एवं थल दोनों ही प्रकारों से होता था। माल व सामान अधिकतर सड़कों से ले जाया जाता था। यात्रियों की सुविधा के लिए स्थान स्थान पर सराय बनी होती थी। पशुओं के पेयजल की व्यवस्था थी। कश्मीर, बंगाल, सिंध तथा पंजाब में अधिकांश सामान नदी से ढोया जाता था। अकबर के समय कश्मीर में 30,000 तथा सिंध में 40,000 नावें थी। बंगाल में नाव व समुद्री जहाज़ों का बड़ा बेड़ा था। नेक्स्ट है व्यापार व भारी चुंगी। व्यापारियों पर स्थान स्थान पर पर्याप्त मात्रा में चुंगी लगाई जाती थी। उनके विभिन्न नाम थे। तमागा अथवा जाकट आदि होते थे। अकबर ने इनमें से कुछ चुंगियों को समाप्त कर दिया था, परंतु ज्ञात होता है कि अधिकांश तथा अधिकारी तथा जागीरदार उन आदेशों का भली भांति पालन नहीं करते थे। चुंगी के अतिरिक्त बड़े बाजारों तथा बंदरगाहों को कुछ शुल्क देना पड़ता था, जो 2.5% था। औरंगजेब ने इसे बढ़ाकर हिंदुओं पर दुगना यानी कि 5% कर दिया तथा मुसलमानों पर इससे पूर्णतः हटा दिया गया। परंतु जब मुसलमान व्यापारी हिंदुओं का माल भी अपना बताकर चुंगी खाने लगे, तो पुनः औरंगजेब ने मुसलमान व्यापारियों पर चुंगी लगा दी, परंतु यह दर हिंदू व्यापारियों से कम थी। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए यद्यपि चोर, डाकू व लुटेरों की दंड की व्यवस्था थी, परंतु फिर भी व्यापारी काफिलों में शस्त्रों सहित यात्रा करते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यद्यपि यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे, लेकिन वहाँ भारतीय वस्तुओं की मांग 13वीं शताब्दी के बाद हुई। अरबी और तुर्की शासक वर्ग के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का प्रभाव यूरोप के शासक वर्ग पर भी पड़ा तथा रेशम, हीरे, जवाहरात, इत्र, फलेलो, दवाइयाँ, चीनी मिट्टी, कपड़ों आदि महंगी चीज़ों के प्रति रुचि बढ़ी। यूरोप में मसालों की मांग बहुत थी। भारतीय बंदरगाहों से सामान ले जाने व्यापारी ज़्यादातर अरब होते थे। हालांकि भारतीय व्यापारी भी यह कार्य करते थे। 15वीं शताब्दी में के आरंभ में से पुर्तगालियों का व्यापार हेतु भारत में आगमन शुरू हो गया। राजकुमार हेनरी ने 1418 से ही हर साल 2-3 जहाज भारत और चीन के लिए सीधे समुद्र मार्ग की तलाश में भेजना शुरू कर दिए। उसका उद्देश्य दोहरा था। पहला, अरबों और जिनोई वेनिसों आदि यूरोपीय प्रतिनिधियों को समृद्धशाली पूर्वी क्षेत्रों से हटाना, और दूसरा, तुर्कों और अरबों की बढ़ती हुई शक्ति का मुकाबला करते हुए अफ्रीकी और एशियाई लोगों को ईसाई बनाना। अब इसी श्रृंखला में हम बात करें
अब इसी श्रृंखला में हम बात करें आगे कि व्यापारी वर्ग की स्थिति क्या थी। तो मैं बताऊं आपको, इस काल में व्यापारी बहुत धनी होते थे, परंतु वे धन को जमीन में गाड़ कर रखते थे तथा उसका रहन सहन बड़ा सादा था। इन दिनों बड़े बड़े नगरों से बड़े बाजार पाए जाते थे, जिनमें विलास और श्रृंगार की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती थी तथा इन वस्तुओं का मनमाना मूल्य वसूल करते थे। व्यापारी वर्ग को 3 प्रमुख असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। प्रथम, स्थानीय करों को सम्राट द्वारा उठाने के बाद भी उन्हें राहतदरी और पानदरी के कर प्राय बराबर देने पड़ते थे। द्वितीय, अनेक स्थानों पर उन्हें डाकुओं का भय था, जिसके लिए उनकी रक्षा का भार स्थानीय कर्मचारियों को दिया गया था। इस कार्य के लिए स्थानीय कर्मचारी व्यापारियों से मनमाना राहत कर वसूल मांगते थे। इसके अतिरिक्त ये स्थानीय कर्मचारी वस्तुओं का मूल्य अपनी इच्छा अनुसार तय करते थे तथा व्यापारियों को आगे जाने देने से पूर्व उसका काफ़ी माल कम दाम पर रख लेते थे। तृतीय, व्यापारियों को बड़े मसबदारों को ही नहीं वरन अन्य राज कर्मचारियों को भी सामान उधार बेचना पड़ता था, जिसे करना काफ़ी मुश्किल होता था। समुद्र तट के व्यापारी अधिक ठाठ से रहते थे, क्योंकि उनकी स्थिति अधिक सुरक्षित होती थी। कुछ व्यापारी बहुत ही समृद्धशाली थे। सूरत का व्यापारी वीर जी बोहरा संसार का सबसे धनी व्यापारी समझा जाता था। अब्दुल गफूर नामक व्यापारी का अकेला व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर था। समुद्र तट पर भारतीय व्यापारियों के अलावा अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ईरानी तथा अरब व्यापारी थे। चीन व जापान से व्यापारी यहाँ आते थे। समुद्र पार के व्यापार में अधिक प्रतियोगिता थी। जब तक समुद्री मार्ग में कोई बाधा नहीं थी, भारतीय व्यापारी ईरान, इराक, अरब, मिस्र, तुर्की आदि देशों तक जाते थे, परंतु पुर्तगालियों के आगमन बाद यूरोप जाने वाले माल उनके जहाज में जाने लगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन विदेशियों का भारत में विरोध के बजाय स्वागत होता था, क्योंकि उनके द्वारा लाए गए सामान की भारत में आवश्यकता होती थी। विदेश से धातुओं में सोना, चांदी, तांबा, शीशा, इस्पात मंगाया जाता था। अच्छी किस्म के ऊनी कपड़े फ्रांस से आते थे। रेशम के कपड़े इटली, ईरान से आते थे। सेना के लिए अच्छे घोड़े भी विदेश से आते थे। भारतीय सेना में इराकी, अरबी या ईरानी घोड़े बहुत कम होते थे तथा तुर्की व ताजी घोड़ों से काम चलाया जाता था। इसके अतिरिक्त फल, मेवे, शराब, दास दासिया, कस्तूरी, चीनी के बर्तन, लड़ाई का सामान, श्रृंगार की वस्तुएं, विचित्र व कला वस्तुएं विदेशों से आती थी। विदेशों से सूती कपड़े, गुजरात का रेशमी कपड़ा, काली मिर्च, मोती, सुंदर आभूषण तथा दर्शनीय वस्तुएं विदेशों में जाती थी। नील, अफीम, चीनी तथा मिश्री की खपत भी विदेशों में होती थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुगल काल में भारत का व्यापार और अपनी उन्नति की ओर बढ़ा। ठीक है, थैंक यू।